नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। G20 के सदस्यों ने सतत और लोचशील नीली या महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत से संबद्ध आउटकम दस्तावेज को अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को संशोधित किया। भारत जापान विदेश मंत्रियों की 15वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया। भारत की जैव अर्थव्यवस्था $100 बिलियन तक पहुंची और 2025 तक इसे $150 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। G20 के सदस्यों ने सतत और लोचशील नीली या महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत से संबद्ध आउटकम दस्तावेज को अपनाया है। ये दस्तावेज विश्व स्तर पर सतत और लचीली नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा। महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने के लिए 9 सिद्धांतों को अपनाया गया है। समुद्री प्रदूषण का समाधान करके महासागरीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और तटीय तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री स्थानिक योजना निर्माण के उपयोग को बढ़ावा देना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना, इसके अलावा स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान को पहचानना, संरक्षित करना और उनका उपयोग करना। वहीं साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, महासागर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के वित्त पोषण में वृद्धि करना, महासागर और जलवायु के बीच के संबंधों को स्वीकार करना और उनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करना, सामाजिक स्तर पर और पीढ़ियों के बीच समानता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसके अलावा नीली अर्थव्यवस्था, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की स्थापना तथा उसका कार्यान्वयन करना। तो ये लगभग 9 सिद्धांत हैं जो कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए अपनाए गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग। भारत की नीली अर्थव्यवस्था में मत्स्यन, गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय तेल तथा गैस दोहन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ब्लू इकोनॉमी का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। इससे पहले G20 वैश्विक भूमि पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप और गांधीनगर सूचना प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए थे। इस रोड मैप का उद्देश्य वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पारितंत्र की बहाली में तेजी लाने के लिए सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की। माइक्रोसाइट्स परियोजना देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। माइक्रोसाइट्स का लक्ष्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक लघु तंत्र स्थापित करना है, जहां पर ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। साथ ही एक रोगी की संपूर्ण उपचार प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। माइक्रोसाइट स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हितधारकों का एक ऐसा समूह होगा जो आम उद्देश्य से परस्पर जुड़े होते हैं। माइक्रोसाइट्स को ABDM अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA प्रदान करेगा। इससे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में माइक्रोसाइट शुरू किए थे। NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ABDM के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। NHA केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NHA इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ABDM के लाभ ये भी हैं कि ये स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की दक्षता में सुधार करता है। ये स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ये डेटा प्राप्ति को आसान बनाता है और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है नागरिकों के लिए सेवा प्रदाता के तौर पर अस्पताल, क्लिनिक, लैब, फार्मेसी और वेलनेस सेंटर। संबद्ध निजी संस्थाओं में शामिल हैं बीमा कंपनियां,
स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनियां स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में शामिल है डॉक्टर, आधुनिक चिकित्सा और आयुष और अन्य प्रैक्टिशनर्स। इसके अलावा गैर लाभकारी संगठन के तहत विकास भागीदार या गैर सरकारी संगठन शामिल हैं और एसोसिएशन शामिल हैं। वहीं प्रशासक के तहत विनियामक और कार्यक्रम प्रबंधक आते हैं और नीति निर्माता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार शामिल है। और आइए बात करते हैं वायु प्रदूषण की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप को संशोधित किया है। ग्रैप दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है। एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर के आधार पर इसे 4 चरणों में बांटा गया है। ग्रेप प्रकृति में वृद्धिशील है। इस तरह से जब वायु की गुणवत्ता में खराब से लेकर बहुत खराब और उससे भी अधिक की गिरावट आती है तो इससे संबंधित उपाय लागू किए जाने चाहिए। संशोधित उपायों में ये कहा गया है कि चरण 1 के तहत खराब वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में होता है। इस स्थिति में किए जाने वाले उपायों में अधिक पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मौजूदा कानूनों के मुताबिक सख्ती से लागू किया जाना शामिल है। चरण 2 में बहुत खराब वायु गुणवत्ता यानी कि AQI जब 301 से 400 के बीच हो तो ये स्थिति आती है और इस दौरान सभी चिन्हित हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। चरण 3 गंभीर वायु गुणवत्ता के तहत आता है। इसमें AQI 401 से 450 के बीच में होता है। NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंद करना शामिल है। पहले ये राज्यों के लिए वैकल्पिक उपाय था। चरण 4 गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता का है। इसमें AQI 451 से ज्यादा होता है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या CNG या BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत किसी भी हल्के कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पहले ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। यानी कि संशोधित ग्रेप 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण के कई कारण हैं। दरअसल दिल्ली में वाहनों का एक तो बहुत ज्यादा जमाव है और यही रीजन है कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन यहाँ पर प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके अलावा निर्माण संबंधी गतिविधियां लगातार दिल्ली में निर्माण कार्य चलते ही रहते हैं। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण, पड़ोसी राज्यों में बायोमास का दहन आदि। CAQM की अगर हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया। इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान लिया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करना है। भारत जापान विदेश मंत्रियों की 15वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया कि जापान ने 2022 से 27 की अवधि में भारत में 5 ट्रिलियन जापानी येन निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निवेश के संभावित क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं। वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी थीम है कनेक्टिंग हिमालय टू माउंट फूजी। इसके अलावा एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो समावेशी और नियम आधारित होगा। भारत जापान संबंधों की अगर हम बात करें तो इसमें आर्थिक सहयोग की दृष्टि से वर्ष 2011 में भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा लागू हुआ था। इसमें वस्तुओं और सेवाओं आदि में व्यापार शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। वहीं रक्षा सहयोग की दृष्टि से भारत और जापान की रक्षा सेनाएं द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करती रहती हैं, जिसमें नौसैनिक अभ्यास है जिमेक्स और मालाबार अभ्यास, वायुसेना अभ्यास है वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री और थल सेना अभ्यास है धर्म गार्जियन। इसके अलावा बहुपक्षीय मंच सहयोग पर भी भारत और जापान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोनों देश क्वाड, G20, G4 और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER के सदस्य हैं। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों का सहयोग है एक दूसरे के प्रति। इसरो और जाक्सा एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, उपग्रह नेविगेशन, चंद्र अन्वेषण और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम में सक्रिय सहयोगी हैं। अगला टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया है। विलय के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नया डिवीजन बनाया गया है।
विलय के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के कार्मिक और प्रभागीय अध्यक्ष अतिरिक्त वन महानिदेशक प्रोजेक्ट टाइगर को रिपोर्ट करेंगे। एडीजीएफ पीटी को अब एडीजीएफ पीटी एंड ई पद नामित किया गया है। इस विलय का काफी महत्व है। इससे दोनों परियोजनाओं का प्रशासन कुशल और व्यवस्थित होगा, क्योंकि दोनों प्रजातियों का समान पर्यावास है। इसलिए एक एकीकृत दृष्टिकोण से दोनों को लाभ हो सकता है। हालांकि इस विलय में कई चुनौतियां भी हैं। कई प्रजातियों को एक ही परियोजना के तहत शामिल करने से बाघों के लिए आवंटित किए जाने वाले वास्तविक फंड में कमी आ सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1973 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी का रखरखाव सुनिश्चित करना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) है, जो कि एक सांविधिक निकाय है। वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट भी केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 1992 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सहायता और कवरेज के तौर पर अगर हम इसे देखें तो इस परियोजना के तहत देश के सभी हाथी बहुल प्रमुख राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। और अगली खबर जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी बायो इकोनॉमी। भारत की जैव अर्थव्यवस्था $100 बिलियन तक पहुंच गई है और 2025 तक इसे $150 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमी वस्तुओं, सेवाओं या ऊर्जा के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास को शामिल करने वाली आर्थिक गतिविधि है। इसका लक्ष्य संधारणीयता, चक्रीयता, संरक्षण और सुरक्षा के लिए सतत विकास से जुड़ी विविध चुनौतियों का समाधान करना है। इसके लिए ये जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग भी करती है। जैव अर्थव्यवस्था में भारत की क्षमता अगर हम देखें तो जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत विश्व में 12वें और एशिया प्रशांत में 3रे स्थान पर है। भारत के पास हिमालयी जड़ी बूटियों से लेकर महासागरीय नीतल तक जैव संसाधनों की विशाल संपदा मौजूद है। जैव अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में खाद्य प्रणाली, बायोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल कपड़े, बायो एनर्जी आदि शामिल है। लेकिन भारत की जैव अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि बायोटेक प्रयोगशालाएं स्थापित करने में ज्यादा निवेश और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रत्येक क्षेत्र के जैव संसाधनों के बारे में एक सामान्य डेटाबेस की कमी है। अनुसंधान और विकास के कार्यों में सार्वजनिक और निजी व्यय कम है। जैव अनुसंधान की सुरक्षा के लिए मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की कमी है। इसीलिए जैव अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई पहलें भी शुरू की गई, जैसे कि राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 20 का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायोरेक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। बायोटेक आधारित समाधान विकसित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। ऑफर फॉर सेल यानी OFS, रेल विकास निगम लिमिटेड का OFS ओवर सब्सक्राइब हो गया है। OFS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर या फिर स्वामित्व धारक अपने शेयर्स आम जनता को बेचते हैं। ये शेयर्स विदेशी संस्थागत निवेशकों, खुदरा निवेशकों और कंपनियों द्वारा खरीदे जाते हैं। अगला टॉपिक है मुक्त आवागमन व्यवस्था FMR। FMR दो देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था होती है। इसके तहत दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति होती है। इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है। इसे भारत और म्यांमार के बीच के 4 सीमावर्ती राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है। अगला टॉपिक है पारकाचिक ग्लेशियर। एक अध्ययन से ये पता चला है कि बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण लद्दाख के पारकाचिक ग्लेशियर में अलग अलग आकार की 3 झीलें बनने की संभावना है। इस ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि और जांस्कर क्षेत्र के अन्य ग्लेशियरों की तुलना में कम ऊंचाई होना है। पारकाचिक ग्लेशियर ऊपरी सिंधु नदी के सुरु उप बेसिन में स्थित है। सुरु नदी पश्चिमी हिमालय में दक्षिणी जांस्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है।
सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक सह्याद्री क्षेत्र में भूमि उपयोग में किए गए बदलाव के कारण यहाँ के पठार और इसके स्थानिक जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से ही निकलती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित कलसुबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कास पठार पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे महाराष्ट्र में फूलों की घाटी भी कहा जाता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023। केंद्र सरकार ने IIM अधिनियम 2017 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को देश के प्रत्येक IIM के विजिटर के रूप में नामित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए एक अध्यक्ष को नामित करने की भी शक्ति प्रदान हुई है। IIM के निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची से की जाएगी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत नए उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स जोड़े हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत 2008 में औषधि विभाग ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI है। इससे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इस योजना के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90% तक कम होती है। अगला टॉपिक है यूरेलाइट। एक अध्ययन के मुताबिक भारत के ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है। ढाला क्रेटर लगभग 2500 से 1700 मिलियन वर्ष पहले यूरेलाइट नामक दुर्लभ और प्राचीन उल्कापिंड के टकराने से बना था। मध्य प्रदेश का ढाला क्रेटर ऐसी किसी टक्कर से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्रेटर है। भारत में उल्कापिंड के टकराव से बने 3 प्रमुख क्रेटर हैं। इनमें से अन्य 2 राजस्थान के रामगढ़ और महाराष्ट्र के लोनार में स्थित है। यूरेलाइट्स प्राचीन उल्कापिंडों का एक दुर्लभ वर्ग है जो पृथ्वी से टकराए उल्कापिंडों का एक छोटा सा घटक है। ये सिलिकेट की चट्टान से बने होते हैं। इनमें ज्यादातर ओलिवाइन और पायरोक्सिन चट्टानें शामिल हैं। इनमें 10% से कम कार्बन यानी कि हीरा या ग्रेफाइट, धातु, सल्फाइड और कुछ महीन दानेदार सिलिकेट पाए जाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। पापुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि अमेरिका पापुआ न्यू गिनी में स्थायी सैन्य बेस की मांग नहीं कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टॉरेस जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। इसकी स्थलीय सीमा पश्चिम में इंडोनेशिया से लगती है। समुद्री सीमाएं दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप से लगती हैं। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग शामिल है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी का प्रमुख द्वीप है न्यू ब्रिटेन, बोगनविले और बुका। इसका उच्चतम बिंदु है माउंट विल्हेम। यहाँ तटीय निम्न भूमि सहित अधिकतर पहाड़ी इलाका है। और अब बात करते हैं मलेशिया की। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उपसमिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है। ये भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में थाईलैंड, दक्षिण में सिंगापुर तथा दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती है। मलेशिया में 2 गैर सन्निहित क्षेत्र शामिल हैं। एक है मलय प्रायद्वीप में स्थित प्रायद्वीपीय मलेशिया, जिसे पश्चिमी मलेशिया के नाम से भी जाना जाएगा, और है पूर्वी मलेशिया जिसमें कि मलेशिया तिमुर शामिल है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मलेशिया की प्रमुख नदियां हैं पहांग, सारावाक, राजंग और किनाबटांगन आदि। इसके अलावा यहाँ का उच्चतम बिंदु है गुनुंग किनाबालू जो कि 4100 मीटर ऊंचा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।